नमस्कार, मैं हूँ शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स। अक्सर ये सवाल उठता है कि जो चुनाव होते हैं क्या वो निष्पक्ष होते हैं, और क्या वाकई में 2024 के जो चुनाव होंगे वो निष्पक्ष होंगे, पारदर्शी तरीके से होंगे। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में बहुत सारी चीज़ें इस वक्त घट रही हैं। मैं कार्यक्रम में ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस बार 2024 के लिए किस तरह से सरकार अपने पक्ष में मैदान तैयार कर रही है। बहुत सारी घटनाएं हैं और सारी घटनाओं को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको ये चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से समझ में आएंगी, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चिंताएं जाहिर कर चुका है। बात सिर्फ ईवीएम तक ही महदूद नहीं है, इससे आगे की बात है। क्या बात है वो हम इस कार्यक्रम में बताएंगे। आप पूरा कार्यक्रम ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि किस तरह से 2024 के चुनाव को हर हाल में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मैदान सजाना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते की बात है, संसद के एक विशेष सत्र की आश्चर्यजनक घोषणा हुई। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन। वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी, और इससे हम सब लोग प्रभावित हुए। इसके बाद ये जांचने के लिए एक पैनल की नियुक्ति की गई कि भारत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कैसे करा सकता है, क्या ये संभव है भारत जैसे लोकतंत्र में। और बीते हफ्ते एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो ही रही थी, तभी इसी बीच एक और बात निकल कर आई, और वो ये कि भारत का नाम बदल दिया गया। ये भारत के अस्तित्व के ऊपर भी सवाल था, क्योंकि संविधान में जो वर्ड थे उसके खिलाफ जाके काम किया गया। भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजे गए G20 रात्रिभोज निमंत्रण ने इस बारे में अटकलें लगाई कि क्या राष्ट्र स्वयं का नाम बदल सकता है, क्या ये बदला जा सकता है। ऐसे सनसनीखेज वक्त में ये समझ में आता है कि एक रिपोर्ट जिसने एक ज्ञात तथ्य को दोहराया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भारत में अब तक की सबसे अमीर पार्टी है, उसने ये दिलचस्पी जगाई कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हुए और उन चुनाव के नतीजे किस तरह से रहे। एक कारण यह है कि हमें दोनों पर ध्यान देना चाहिए, जो भारत का नाम बदला जा रहा है और दूसरी तरफ जो चुनाव के नतीजे आए। मोदी सरकार इस विचार से अपनी वैधता प्राप्त करती है कि भारतीय लोकतंत्र, चाहे वो उदार लोकतंत्रों के पैमाने पर कितना भी नीचे चला जाए, चुनावी क्षेत्र में मजबूत बना रहेगा। इसके पीछे तर्क यह है कि मीडिया का दमन, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले और संस्थानों की घटती स्वतंत्रता, संस्थागत जांच और संतुलन का कमजोर होना, इनमें से कोई भी तब तक मायने नहीं रखता जब तक भारत में चुनाव अभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष है। अगर इसको बहुत सीधे शब्दों में कहें, बिना लाग लपेट के, कि अगर भारतीय बहुसंख्यकवादी निरंकुश सरकार चुन रहे हैं तो आइए उनके लोकतांत्रिक पसंद का हमें सम्मान करना चाहिए, ये मानना चाहिए कि नहीं ठीक है। लेकिन क्या लोकतंत्र के निर्माण के लिए केवल चुनावी प्रतिस्पर्धा ही पर्याप्त है? ये विषय राजनीति वैज्ञानिकों पर हमें छोड़ देना चाहिए। जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी के हालिया जो अंक है उसमें ये सवाल उठाया गया था कि क्या भारत अभी भी एक लोकतंत्र है। महत्वपूर्ण सवाल है, और 5 विद्वानों ने इस पर अपने विचार जाहिर किए थे। इसकी बजाय शायद अब एक और सवाल पूछने का समय है, और हम गंभीरता से इस सवाल को पूछ सकते हैं, क्या भारत में चुनाव वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष रह गए? यहीं पर सप्ताह के 2 छोटे छोटे घटनाक्रम हैं, इन पर आप जरा गौर करें। पहला घटनाक्रम जो मैं बताना चाहता हूँ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक चुनाव निगरानी संस्था है, ADR। इसकी एक रिपोर्ट जारी हुई और इसमें 8 राष्ट्रीय दलों के वित्तीय स्वास्थ्य पर डेटा
जमा किया गया था। आंकड़े ये बताते हैं कि 2020-21 में बीजेपी की घोषित संपत्ति कांग्रेस से 7.5 गुना ज्यादा थी, 7.5 गुना। हालांकि सत्तासीन पार्टी का विपक्ष से ज्यादा अमीर होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप लंबे समय के लिए दीर्घकालिक ग्राफ देखेंगे, ये तस्वीर देखेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तब आपको इसके अंतर का महत्व समझ आएगा। 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन की सरकार थी। कांग्रेस शायद ही कभी भाजपा से दोगुने से ज्यादा अमीर हुई इस दौरान। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच का अंतर कहीं भी उतना ज्यादा नहीं रहा जितना आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। फिर कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि कांग्रेस के वर्षों की तुलना भाजपा के वर्षों से करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तुलना इसलिए ठीक नहीं क्योंकि वो गठबंधन की सरकार थी। 1989 से 2014 के बीच भारत खंडित जनादेश और गठबंधन सरकारों के दौर में था। 2014 के बाद ये एक प्रमुख पार्टी प्रणाली में लौट आया, जिसमें बीजेपी ने अपने दम पर विधायी बहुमत हासिल किया, और ये भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ी घटना थी। एक प्रमुख पार्टी को चुनावी वित्त का बड़ा हिस्सा मिलने की संभावना है, और इसलिए ये तर्क ये है कि ज़्यादा सार्थक तब होगा जब मोदी के वर्षों और नेहरू के वर्षों के बीच की तुलना की जाए, जब दोनों की अपनी अपनी पार्टियां थी। 1950 से 1960 के दशक की तुलना डेटा के अभाव में हो नहीं सकती, इसलिए ये तर्क हम नहीं दे सकते। ऐतिहासिक अकल्पनीय बातों में फंसने की बजाय शायद हमारे लिए वर्तमान जो माहौल है उस पर ध्यान सेंट्रलाइज करें तो हम समझ पाएंगे, और ये पूछना बेहतर होगा कि क्या ऐसे देश में होने वाले चुनाव को अभी भी देखा जा सकता है निष्पक्ष तरीके से, जहां सत्तारूढ़ दल की संपत्ति उनके निकटतम प्रतिद्वंदी से 7.5 गुना से भी ज्यादा हो। ये सिर्फ चुनावी वित्त तक आसमान पहुंच नहीं है जो समान स्तर का खेल या मैदान नहीं बनाती। चुनाव आयोग की स्वेच्छा एक निष्पक्ष रेफरी के रूप में काम करने वाली संस्था के रूप में होती है। पिछले दशक में ये काफी हद तक नष्ट हो गई, खत्म हो गई। इससे ये पता चलता है कि कोई भी इस हफ्ते समाजवादी पार्टी द्वारा दायर एक शिकायत पर आयोग के फैसले का बेसब्री से इंतजार क्यों नहीं कर रहा है, जिसमें ये आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने कि उत्तर प्रदेश के घोसी में हुए विधानसभा उपचुनाव में कई मुस्लिम मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से वोट डालने से रोक दिया गया। इस पर कोई गौर नहीं कर रहा। इस समाजवादी पार्टी ने बाकायदा ये कहा है कि ये जो पूरा खेल हुआ घोसी में, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने हर वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, जो चुनावी तौर पर ठीक नहीं था। सवाल एक ये भी उठता है कि ऐसे माहौल में जब 2024 के मुहाने पर देश खड़ा है, लोकसभा चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा है, तब क्या ये जो छोटी छोटी बातें हैं, क्या ये बड़ा आकार लेगी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक सरकार बनाने में मदद करेंगी? क्योंकि विपक्ष इस वक्त न सिर्फ पैसे से कमज़ोर है, बल्कि मीडिया उसके साथ नहीं है, चुनाव आयोग उसके साथ दिखाई नहीं देता, उसकी शिकायतों पर गौर नहीं करता। इसके अलावा जनमानस को प्रभावित करने के लिए जो डेटा संकलन किया गया है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही दिखाई देता। हम सब ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे माहौल में जब इतनी गैर बराबरी हो, तब प्लेन बैटल ग्राउंड कैसे मुहैया कराया जाए, 7 गुना ज़्यादा संपत्ति वाली पार्टी से कैसे लड़ा जाए। मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूँ, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ये जो असमानता है दो पार्टियों में, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं और आने वाले चुनाव में किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत का लोकतंत्र क्या जिंदा है, ये प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो इसके गर्भ में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अभी अशोका यूनिवर्सिटी का मामला भी आपको याद होगा, जब एक विद्वान प्रोफेसर ने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि उसने सवाल उठाए थे भारतीय चुनाव प्रणाली। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा है।